हेलो प्यारे बच्चे, नमस्ते। कैसे हो? सब ठीक ठाक? तो आपको सब स्क्रीन पे पता चल गया होगा कि आज कौन सा चैप्टर कौन सी क्लास के बारे में पढ़ेंगे। तो आज अपन पढ़ने वाले हैं 8th क्लास का अध्याय नंबर 1, जिसका नाम है परिमेय संख्या। इसको बोलते हैं रेशनल नंबर। तो इसके बारे में आज इसका इंट्रोडक्शन सीखेंगे। इसके बारे में क्या क्या है, इसकी बेसिक चीज़ें, इनके बारे में अपन आज अध्ययन करेंगे। तो चलते हैं बेटा, शुरुआत करते हैं आज। तो सबसे पहले आपको मैं कुछ संख्याओं के बारे में बताना चाहता हूँ। तो सबसे पहली संख्या थी अपने पास प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्या को क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर प्राकृत संख्या को किससे व्यक्त करेंगे? एन से। बेटा किससे करेंगे? एन से, यानी कि नेचुरल नंबर। प्राकृत संख्या होती है जिसको 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5 ऐसे जाके अनंत तक चलेगी। आया समझ में? प्राकृत संख्या वह संख्या होती है जो 1 से लेके अनंत तक चलती है। तो आ गया समझ में प्राकृत संख्या। उसके बाद में आती है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को बोलते हैं होल नंबर। होल नंबर। तो इसको व्यक्त करेंगे W से। तो पूर्ण संख्या क्या होती है? जो प्राकृत संख्या होती है ना, ये तो 1 से स्टार्ट होती है। पूर्ण संख्या होती है 0 से। 0 1 2 3, तो कहाँ तक चलेगी? अनंत तक चलेगी बेटा। कहाँ तक चलेगी? अनंत तक चलेगी। अब इसके बाद में आती है पूर्णांक संख्याएं। अब पूर्णांक संख्या क्या होती है? जो प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या दोनों से मिलकर बनेगी और माइनस में भी चलेगी ये। तो देखो, ये सबसे पहले करते हैं प्राकृत संख्या। 1 2 3 4 5 अनंत तक चला। तो ये तो कौन सी होगी? प्राकृत संख्या। अब इसी में 0 ऐड किया तो क्या बन गई? पूर्ण संख्या। अब पूर्ण संख्या हो गई है। अब इसको माइनस की तरफ चलेंगे। माइनस का 1 -2 -3 ऐसे अनंत तक चलेंगे। तो ये तो हो गई धनात्मक संख्या। कौन सी हो गई? धनात्मक संख्या। धनात्मक संख्या। और इधर ये तो हो गई धनात्मक, और इधर कौन सी हो गई? ऋणात्मक संख्या। ऋणात्मक संख्याएं। तो आगे समझ में, सबसे पहले पढ़ी अपन ने प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और उसके बाद में पूर्णांक संख्या। आगे चलते हैं बेटा। इसके बाद में आती है अपने पास परिमेय संख्या। परिमेय संख्या के बारे में पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन क्या बोलती है? तो परिमेय संख्या ऐसी परिमेय संख्याएं परिमेय संख्या कहलाती है जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। और P व Q क्या होनी चाहिए? एक पूर्णांक वैल्यू होनी चाहिए। अब पूर्णांक क्या होती है? जो -1 0 1 2 3, इनको बोलेंगे अपन पूर्णांक संख्या। जो माइनस में भी चले और प्लस में भी चले, इनको बोलेंगे पूर्णांक संख्या। और जो Q है ना, Q ये नॉट इक्वल टू 0, यानी कि Q का मान कभी भी 0 नहीं हो सकता है। जैसे अपने पास 2/1 है, तो ये तो हो गया P, ये क्या हो गया? Q। तो इसको अपन एक परिमेय संख्या बोल सकते हैं। जैसे अपने पास √3 है बेटा। अब इसको अपन परिमेय संख्या नहीं बोलेंगे। जो अंडर रूट वाली संख्या हो, जैसे अंडर रूट अपने पास 16, 1 का अंडर रूट 15, जिसका पूरा वर्ग निकल जाए, वर्गमूल निकल जाए। जैसे 16 कितना होता है? 4, तो ये तो एक परिमेय संख्या कहलाएगी। अब जैसे 16 है, इसका पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो इसको अपन परिमेय संख्या नहीं बोलेंगे। तो आगे समझ में परिमेय संख्या क्या होती है? ऐसी परिमेय संख्याएं ऐसी संख्या परिमेय संख्या कहलाती है जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। और P व Q क्या होनी चाहिए? एक पूर्णांक संख्या होनी चाहिए। Q का मान नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। आगे चलते हैं बेटा। अब आगे परिमेय संख्या समझ लिया, आगे चैप्टर। अब परिमेय संख्या के गुणधर्म सीखेंगे। परिमेय संख्याओं के गुणधर्म। पहला गुणधर्म सीखेंगे। देखो पहला क्या रहा है? A व B परिमेय संख्याएं हैं। तो देखो पहला आ गया इसमें A + B, यानी कि 5 + 3 इतना आ गया 8, तो वह भी एक परिमेय संख्या होगा। तो 8 क्या होगा? एक परिमेय संख्या। अब जैसे अगला आता है
a माइनस बी, ये भी परिमेय संख्या, जैसे 5 माइनस 3 कितना हो गया 2, तो 2 भी एक परिमेय संख्या होगी। अगला आता है अपने पास तीसरा नंबर, a गुणा b भी परिमेय संख्या होगी। a गुणा b, जैसे 5 गुणा 3 लेते हैं, कितना हो गया 5 तिया 15, तो 15 भी परिमेय संख्या होगी। अगली चौथी a बटा b, अब इसमें कंडीशन लगेगी, जैसे सिर्फ तभी परिमेय संख्या होगा जब b बराबर नॉट इक्वल टू 0, यानी कि b का मान है, ये b है ना, इसका मान 0 नहीं होगा, b का मान 0 नहीं होगा, तो वह परिमेय संख्या तभी परिमेय संख्या कहलाएगी। तो आया समझ में? तो क्या पढ़ा, पहला गुणधर्म पढ़ा, यदि a और b परिमेय संख्या है, तो पहला क्या दिखा, प्लस वाला योग में a प्लस बी, तो ये भी परिमेय संख्या होगी। दूसरा a माइनस बी, ये भी परिमेय संख्या होगी। a गुणा b, ये भी परिमेय संख्या होगी। लेकिन a व b में कंडीशन होगी, क्योंकि b बराबर नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, b का मान 0 कभी भी नहीं हो। अगर b का मान 0 हो जाएगा तो वह संख्या परिमेय संख्या नहीं कहलाएगी, तब ये क्या हो जाएगी, अनंत, ये परिमेय संख्या नहीं कहलाएगी। आया समझ में? चलो आगे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट दूसरा आता है क्रम विनिमेयता। क्रम विनिमेयता, अब देखते हैं क्रम विनिमेयता क्या होता है। जैसे पहला योग में देखते हैं, योग के लिए क्रम, जैसे कोई संख्या a प्लस बी बराबर b प्लस, यानी क्रम चेंज हो। जैसे अपने पास उदाहरण लेते हैं, a का मान 2, b का मान 3, फिर b का मान कितना हो जाएगा 3, और इसका मान a का मान 2 हो जाएगा। 2 और 3 कितना हो गए 5, बराबर, इधर 3 और 2 कितना हो गया 5, तो ये मान दोनों बराबर आने चाहिए। तो आ रहा है अपने पास, तो ये क्या कहलाएगा, योग में क्रम विनिमय। तो पहले समझ में आ गया, आगे चलते हैं। अब लेते हैं दूसरा गुणा वाला। जैसे गुणा, a का मान ले लेते हैं 2, b का मान ले लेते हैं 3, बराबर, b का मान कितना है 3, 3 गुणा a का मान कितना लिया 2, तो देखो 2 गुणा 3 कितना हो गया 6, कितना हो गया 6, कितना हो गया 6। इधर लेते हैं 3 गुणा 2 कितना हो गया 6, तो दोनों मान बराबर आए नहीं आए, तो अपन क्या कह सकते हैं कि गुणन में क्रम विनिमय होगा। तो पहला हो गया योग में, दूसरा हो गया गुणन में। तीसरा लेते हैं घटाव में, व्याकलन। व्याकलन यानी क्या होता है, व्याकलन यानी क्या होता है घटाव। तो a माइनस बी, जैसे लेते हैं अपन 3 माइनस 2, a का मान 3, b का मान 2, इधर कितना लिया b का मान 2, a का मान कितना लिया 3, तो देखो इधर तो बचा 1, इधर बचा -1, तो ये आपस में बराबर नहीं आ रहे, नॉट इक्वल आ रहा है। और भाग का देखो 3, a का मान 3, b का मान 2 लिया अपन ने, इधर b का मान कितना लिया 2, भाग a का मान कितना लिया 3, तो देखो ये तो कितना हो गया 3/2, नॉट इक्वल 2/3, क्योंकि ये मान दोनों देखो 3/2 आ रहा है, ये 2/3 आया, तो क्या हो जाएगा, दोनों आपस में बराबर नहीं है, नॉट इक्वल बराबर आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखा अपन ने, व्यकलन तथा भाग के लिए क्रम विनिमय नहीं होगा। तो आगे समझ में क्यों नहीं है, क्योंकि ये दोनों मान आपस में बराबर नहीं आ रहे, क्योंकि जोड़ और गुणा के लिए तो आ रहा है, तो इसलिए जोड़ और गुणा में तो क्या हो जाएगा क्रम विनिमय, लेकिन व्यकलन व भाग में क्रम विनिमय नहीं होगा। आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी, अब आता है साचर्य। तीसरा आता है साचर्यता। साचर्य बोल दो या साचर्यता बोल दो। तो अब अपने पास मान लो 3 संख्या लिया, तो पहला लेते हैं योग के लिए। 3 संख्या लिया a प्लस बी, जैसे 3 संख्या लेते हैं, a का मान ले लेते हैं 2, b का मान ले लेते हैं 4 ब्रैकेट, और c का मान ले लेते हैं 3। तो जैसे इधर लिया तो क्रम साचर्यता दोनों बराबर होने चाहिए। जैसे अब a का मान कितना लिया था 2, 2 रखो यहाँ पे, प्लस b का मान कितना लिया था 4, 4 रखो, प्लस c का मान कितना लिया था 3। अब देखना है कि दोनों का मान बराबर आना चाहिए। अगर दोनों का मान बराबर आ रहा है तो योग में साचर्य होगा। तो अब देखो यहाँ पे देख चेक कर, 4 और 2 6, प्लस 3, इधर कितना आया 2, प्लस 4 और 3 7, तो देखो 6 और 3 कितना हो गए 9, बराबर 2 और 7 कितना हो गए 9, तो देखो ये दोनों बराबर आ रहे हैं अपने पास।
तो ये क्या हो जाएगा, दोनों बराबर है तो क्या बोलेंगे अपन, योग में साचर्य है। तो पहला देख लिया। दूसरा देखो अपने पास गुणन में, जैसे a प्लस बी का मान ये लिया, वही दो, a का मान कितना लिया 2 गुणा b का मान कितना लिया 4 गुणा c का मान कितना लिया था बेटा 3, तो 3 रख दो यहाँ पे। a का मान कितना लिया 2 गुणा ब्रैकेट b का मान कितना लिया 4, c का मान कितना लिया 3। अब देखो इसको हल करो, 4 दूनी 8 गुणा 3 बराबर 2 गुणा 4 तिया 12। अब देखो 8 तिया 24 बराबर 12 दूना 24। देखो ये दोनों अपने पास बराबर आ गए। तो अपन क्या कह सकते हैं कि गुणन में साचर्य है, गुणन में साचर्य है, ये रहा, गुणन में साचर्य होगा। आगे बढ़ते हैं बेटा। अब अपना चौथा प्रॉपर्टी, चौथा गुणधर्म आता है वितरकता का नियम, यानी कि वितरण करना। जैसे a b c 3 परिमेय संख्या ली अपन ने, तो पहला आता है अपने पास जोड़ के लिए a ब्रैकेट b प्लस c। जैसे उदाहरण लेते हैं, a का मान लो 2 है, b का मान x ले लिया और c का मान 2 लिया। तो इसको क्या करना है कि वितरण, a को मान x के साथ और 2 के साथ करना है। तो 2 को अंदर गुणा करेंगे तो कितना जाएगा 2x प्लस 2 को 2 से करेंगे तो कितना हो गया 4। तो यही वितरकता होती है। वितरकता यानी कि बांटना, a को मान a को b के पास दिया और c के पास। जैसे गुण इसमें एक और देखो ये माइनस वाला, तो अपन लिख सकते हैं कि योग के लिए वितरकता लागू हो रही है। अब माइनस वाला लेते हैं, देखो यहाँ पे मान लो अपन 4 ले लो a का मान, b का मान y ले लो, c का मान z ले लो। तो देखो अब इससे अंदर गुणा करेंगे ब्रैकेट के अंदर, तो 4 गुणा y तो कितना हो गया 4y। 4 को z से करें, माइनस का चिन्ह है तो माइनस, तो 4z। तो ये क्या हो गया अपने पास वितरकता का नियम। समझ में आ गया। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि माइनस के व्यकलन के लिए वितरकता का नियम लागू होगा। तो प्लस के लिए भी हो रहा है और वितरकता का नियम अपने इसमें ले सकते हैं। आगे चलते हैं। अब अपने पास नेक्स्ट टॉपिक आता है योज्य तत्समक और गुणात्मक तत्समक। योज्य तत्समक होता है शून्य। क्या होता है शून्य। तो परिमेय संख्याओं के लिए शून्य एक योज्य तत्समक होगा। यानी कि समझो ऐसी कोई भी संख्या लो जिसमें शून्य जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त हो जाए। कौन सा हो जाएगी, वही संख्या प्राप्त हो जाए। तो ये 0 क्या हो जाएगा, इसका योज्य तत्समक होगा। जैसे अपने पास 5 प्लस 0 किया तो वही संख्या होगी। 6 प्लस 0 कितना हो गया 6। 7 प्लस 0 कितना हो जाएगा 7। तो ये 0 इसमें क्या हो जाएगा, योज्य तत्समक होगा। अब गुणात्मक तत्समक परिमेय संख्याओं के लिए एक क्या होगा, गुणात्मक तत्समक। जैसे समझो उदाहरण से, उदाहरण कौन सा हो गया, जैसे देखो कोई सा 0, मान लो 0 गुणा 1 किया तो कितना जाएगा 0। अब वह संख्या जिसके साथ 1 से गुणा करेंगे ना तो वही संख्या प्राप्त हो जानी चाहिए। जैसे 1 लेते हैं, 1 गुणा 1 कितना जाएगा, वही संख्या प्राप्त हुई। जैसे 5 गुणा 1 तो वही संख्या 5। जैसे 6 गुणा 1 कितना हो गया 6। तो अब ये क्या कर रहा है, गुणात्मक तत्समक का कार्य कर रहा है। किसी भी संख्या को गुणा करने पर वही संख्या प्राप्त हुई तो वह तत्समक होगा, गुणात्मक तत्समक होगा। तो आगे समझ में, योज्य तत्समक तो क्या होता है शून्य, गुणात्मक तत्समक क्या होता है 1। आगे चलते हैं। आगे टॉपिक आता है अपना योज्य प्रतिलोम और गुणात्मक प्रतिलोम। अब देखो इसको समझो। योज्य प्रतिलोम तो क्या होता है, जैसे उधर पढ़ा था अपने योज्य तत्समक। वही जैसे कोई मान लो एक संख्या अपने पास, अब एक को, एक मिनट बेटा, हाँ तो योज्य प्रतिलोम। जैसे अभी इसको उदाहरण से समझते हैं। योज्य प्रतिलोम क्या होता है, मान लो उदाहरण लेते हैं अपन, 1 का योज्य प्रतिलोम
ज्ञात करो। अब योज्य प्रतिलोम क्या होता है? वह संख्या जिसको जो संख्या दी उसको जीरो बना दे। अब एक अपने पास, अब एक में क्या जोड़े कि जीरो बन जाए, तो एक में क्या जोड़ेंगे? माइनस का एक, तो क्या हो गया? जीरो। तो ये माइनस एक क्या हो जाएगा? एक का योज्य प्रतिलोम माइनस एक होगा। आगे समझ में? जैसे उदाहरण एक और लेते हैं अपन, जैसे 8 का योज्य प्रतिलोम निकालो। योज्य प्रतिलोम, तो ये 8 का योज्य प्रतिलोम कितना होगा? 8 प्लस इसका विपरीत कितना? माइनस कितना जाएगा? जीरो आ जाना चाहिए। तो 8 क्या हो जाएगा? योज्य प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम हो जाएगा। अब चलते गुणात्मक प्रतिलोम। अब गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक तत्सम में कितना बताया था? एक। जैसे इसको भी उदाहरण से समझो बेटा, जैसे 1/2 है, 1/2 का गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करो। इसको हल करते हैं। अब ऐसी संख्या होनी, जैसे 1/2 है, अब इसको ऐसी कौन सी संख्या से गुणा करें कि एक बन जाए? तो इसका उल्टा कर दो। 1/2 है तो 2/1। तो अब देखो, 2 से 2 कट गया, 1 से 1 कट गया, कितना बचा? 1 आ गया। तो 1/2 का गुणात्मक प्रतिलोम कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, या 2/1 कोई बोल दो, 2 होगा। जैसे एक और लेते हैं उदाहरण, जैसे मैं पूछूँ आपको दो उदाहरण, एक एग्जाम्पल, 7/8 का गुणात्मक प्रतिलोम कितना होगा? गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम कितना हो जाएगा? 7/8, इसका उल्टा कर दो, 8/7। तो 8 से 8 गया, 7 से 7 गया, कितना बचेगा? 1। तो 7/8 कितना हो जाएगा? 8/7 गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा। तो आ गया समझ में यहाँ तक? नेक्स्ट देखो, लास्ट अपना याज, जैसे एक बिंदु है कि जीरो का गुणात्मक प्रतिलोम कभी नहीं होता है। अब क्यों नहीं होता है समझो इसको। जैसे अपने पास ये है 0/1 है, अब इसको उल्टा करेंगे तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम कितना हो जाएगा? 1/0। अब मैंने क्या बताया था शुरू में कि परिमेय संख्या होती है जिसको p/q में लिखा जाना चाहिए, और q का मान क्या होना चाहिए? नॉट इक्वल टू 0। अब आपको आ गएगा समझ में कि 1/0, तो 0 नीचे कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, इसीलिए 0 का गुणात्मक प्रतिलोम नहीं होता है। तो एक बिंदु इसको याद रखना कि 0 का गुणात्मक प्रतिलोम नहीं होता है। अब कुछ संख्या जैसे 1 और -1, अब आपसे पूछ लेगा कि 1 का गुणात्मक प्रतिलोम कितना होता है, तो 1 और -1 का गुणात्मक प्रतिलोम स्वयं ही होता है। जैसे 1 का गुणात्मक प्रतिलोम कितना होगा? गुणात्मक प्रतिलोम कितना होगा? 1 ही होगा। और माइनस का गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम -1 ही होगा। तो ये दोनों बातें आपको याद रखनी है। तो आज अपनी इस क्लास में इंट्रोडक्शन था पहले चैप्टर का, 8वीं क्लास का, अध्याय नंबर 1 का। अपनी इंट्रोडक्शन क्लास पूरी हो चुकी है। कल से अपन इसके प्रश्नावली 1.1 के सवाल करवाएंगे। तो कल जुड़ना ना भूलें। कल इसी टाइम 9 बजे रात को आपकी क्लास शुरू हो जाएगी। तो कोई भी समस्या हो तो कमेंट करना ज़रूर। कोई भी चीज़ इसमें समझ में नहीं आई तो कमेंट में लिख देना, और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। जय हिंद।